नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी से पहली इकाई वहाँ से छठी कविता हाइकू ऐसा भी होता है यह लेकर आई हूँ, जिसका आज हम स्वाध्याय देखने वाले। इसकी व्याख्या हम पहले देख चुके हैं, उसका वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से उसकी व्याख्या को देख सकते हैं। आज हम इसका स्वाध्याय देखते हैं और इसका जो स्वाध्याय है, देखिए ये हाइकू जो है ऐसा भी होता है। हाइकू कविता है आपकी, जिसे अभिषेक जैन जी ने लिखा है। ये पेज नंबर 22 पर जो है आपके बुक में दी हुई है और इसका स्वाध्याय जो है वो पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है। आइए हम आज इसके स्वाध्याय को देखते हैं। ठीक है, तो इसका स्वाध्याय इस प्रकार से है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला दिया है कृति पूर्ण कीजिए। उसमें पद्य में आए प्राकृतिक घटक लिखिए, नेचुरल घटक जो हमको दिए हुए हैं कविता में, नेचुरल चीज़ें जो ईश्वर के द्वारा बनाई हुई, ईश्वर दत्त प्राकृतिक चीज़ें, प्रकृति प्रदत्त है, वो हमें दिखाना है, लिखना है। तो पहला तो है मेघ। मेघ यानी बादल, रवि, रवि यानी सूरज, धरा, धरा यानी धरती, भूमि, पृथ्वी। उसके बाद में गगन यानी आकाश, किरण यानी सूर्य की किरणें। ठीक है, आप इसके अंदर और भी मैंने देखे थे, और भी हैं इसके अंदर, जैसे तरु। तरु भी क्या है, इसमें प्राकृतिक घटक के रूप में ही आएगा। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। माटी प्राकृतिक घटक है। ठीक है, उसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, बस इतना। ये आपका और भी प्राकृतिक घटक दो जो है इस लेसन में से, इस कविता में से निकल आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका उचित शब्द लिखिए। अब उचित शब्द लिखिए में आपने देखा कि आपको ये जो क्वेश्चन दिया है वो इस तरीके से है कि उचित शब्द ने सहम कर कांपने वाली कौन थी, तो कच्ची दीवार। घोंसला उजड़ने पर रोने वाला कौन था, पखेरु। सुख दुख बांटने वाला, डाकिया। वृद्धाश्रम से चिट्ठी भेजने वाली कौन, तो मैया है ना, मैया यानी माँ। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि किरण शब्द की दो विशेषताएं बताइए। किरण कैसी है, सूर्य की किरण जो धरती पर आई हुई है यहाँ पर। तो इसमें जो तीसरा नंबर का हाइकू है ना, दूसरा और तीसरा, तो वो इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य, और आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किरण शब्द की दो विशेषता। पहली तो किरण कैसी है, निर्मल किरण है, और दूसरा है थकियारी किरण है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भाषा बिंदु। भाषा बिंदु के अंतर्गत हमको इस तरीके से दिया हुआ है कि जो भी हमको वाक्य दिए हैं, आकृति में दिए गए जो वाक्य हैं, उनके काल को पहचानना है और निर्देश के अनुसार जो आगे हमको दिया हुआ है उस निर्देश के अनुसार ये जो लिखे हुए हैं इसके अनुसार हमको उसका काल परिवर्तन करना है। हमको एक ही सेंटेंस दिया है, उसको अलग अलग कालों में परिवर्तित करना है। तो गाँव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे। कौन सा काल है, तो ये तो अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि गांव वाले परिश्रम कर रहे थे। अभी कर रहे हैं या नहीं हमें पता नहीं है, अभी वो कार्य कंप्लीट हो गया है या नहीं हमें नहीं पता है, इसलिए वो भूतकाल है। क्योंकि थाती थे आया हुआ है, साथ में रहे भी आए, रहे रहा रही, है ना। तो ये चीज़ हमको बता रही है कि अपूर्ण भूतकाल है। उसके बाद में हमको बोला है कि इसी वाक्य को सामान्य वर्तमान काल में बदल दो। तो हमने लिखा है कि गाँव वाले भी खूब परिश्रम करते हैं, क्योंकि ताहे ती है ते है जो है सामान्य वर्तमान काल की पहचान है। फिर उसके बाद में हमने लिखा सामान्य भविष्य काल में इसको बदलो। तो हमने इसके वाक्य बनाया कि गांव वाले भी खूब परिश्रम करेंगे, क्योंकि गा गी गे सामान्य भविष्य काल की जो है पहचान है। उसके बाद में हमने देखा, हमको यहाँ बोला गया कि आप अपूर्ण भविष्य काल में इसको बदल दो। तो हमने लिखा गांव वाले भी खूब परिश्रम करते रहेंगे, अपूर्ण भविष्य काल करते रहेंगे, है ना। भविष्य में ये होता रहेगा, काम जो है चलता रहेगा, निरंतरता उसके अंदर बनी रहेगी, पर वो पूरा होगा या नहीं पता नहीं, इसलिए वो कैसा है, अपूर्ण है। उसके बाद में हमें कहा कि वो गांव वाले खूब परिश्रम कर रहे थे, इसे आप पूर्ण वर्तमान काल में बदल दो। तो हमने लिखा गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया है। ये पूर्ण रूप से वर्तमान कार्य है, कार्य कंप्लीट हो चुका है, किया है। सामान्य भूतकाल में बदलो। तो हमने लिखा गाँव वालों ने भी खूब परिश्रम किया, यानी ये पहले की बात हो गई है ना, किया, तो ये सामान्य भूतकाल हो गया। अपूर्ण वर्तमान काल में हमने लिखा गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे हैं, क्रिया कंप्लीट हुई नहीं है, कर रहे हैं, रहा है, रही है ना। इस तरीके से हमने उसका अपूर्ण वर्तमान काल बनाया। बाद में लिखा पूर्ण भविष्य काल में बदलो। हमने बनाया गाँव वाले भी खूब परिश्रम कर चुकेंगे, यानी भविष्य में कार्य कंप्लीट हो चुका रहेगा, इसे पूर्ण भविष्य काल कहा जाता है। तो परिश्रम कर चुकेंगे, है ना, चुके रहे
रहे होंगे नहीं, वो फिर अपूर्ण में आ जाएगा, है ना। और ये परिश्रम कर चुकेंगे यानी पूर्ण भविष्य काल में हो गया। फिर पूर्ण भूतकाल में बदले तो गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया था किस में आ गया, हमारा पूर्ण भूतकाल में ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमको यहाँ पे दिया मेरा प्रिय त्यौहार, उपायोजित लेखन के अंदर दिया मेरा प्रिय त्यौहार विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। अब देखिए मेरा प्रिय त्यौहार, ये चीज़ पढ़ते से, ये टॉपिक का नाम पढ़ते से मुझे ऐसा लगा कि 10वीं के बच्चों को ये लिख कर देने की कदापि ज़रूरत नहीं है, यानी मुझे तो बिल्कुल ही ज़रूरत महसूस नहीं होती कि 10th में पहुँच गए आप लोग, अपने प्रिय त्यौहार के ऊपर तो लिख ही सकते हैं। इतने बड़े तो आप हो गए हो कि आपको त्योहारों की जानकारी हो गई कि किस त्यौहार में जो है क्या क्या किया जाता है। तो जैसे होली है, होली आप किस तरीके से मनाते हैं, कैसे होली की पूजा की जाती है, यानी कहाँ से इसकी शुरुआत होती है से लेकर कहाँ होली का अंत होता है वो आपको पता है। दीपावली कितने दिनों की होती है, कब आती है, कौन से महीने में आती है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इस दिन क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। दशहरा भी क्यों मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, दिवाली के कितने दिन पहले आता है, फिर इसके ये नवरात्रि समाप्त होने के जस्ट बाद में आता है ना। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है, एक दूसरे को सोना पत्ती देकर बड़ों के पैर छुए जाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। और जो भी ये क्यों मनाया जाता है, राम ने दशरथ का जो वध किया था उस सॉरी राम ने किसका राक्षस काय नाव होतं त्याचं, राम ने रावण का, हाँ दशरथ ने, सॉरी एकदम आई एम सो सॉरी, और कैसे दिमाग में से निकल गया पता नहीं। राम ने रावण का जो वध किया था उसके कारण उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। फिर नवरात्र में हम लोग क्या करते हैं, देवी की नवरात्र, ये नौ रात होती है जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग देवियों का पूजन किया जाता है। इसमें दुर्गा माता की पूजा की जाती है, गरबे खेले जाते हैं, किस तरीके के उत्सव मनाए जाते हैं, ये सब लिख सकते हो। ईद के बारे में आप लिख सकते हो, ईद जो है कब मनाई जाती है, कितने दिन के रोजे रखने के बाद में आपका ईद का त्यौहार जो है अपना आता है। उसके बाद में इस ईद को किस तरीके से मनाया जाता है, ईद के चांद की सुंदरता के बारे में आप इसमें वर्णन कर सकते हैं। फिर उस दिन जो उत्सव के रूप में उसे मनाया जाता है उसका वर्णन कर सकते हैं। गणेशोत्सव आपको पता है किस तरीके से मनाया जाता है, उसके बारे में लिख सकते हैं। अब मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये जो है 10वीं के स्टूडेंट को बताने की ज़रूरत है, फिर भी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मिस बताइए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और मैं आपको लिख के भेज दूंगी। लेकिन पहले मुझे देखना है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ आती है या नहीं आती है, क्योंकि मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब आता ही होगा। तो मित्रों, विद्यार्थियों, अच्छे से पढ़िए, घर के अंदर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं भी बाहर जाने के झंझट में पड़िए मत, क्योंकि अभी आपको पता है चारों तरफ सब कोरोना ही कोरोना है। और इस समय अगर घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अच्छा है ना। पेरेंट्स लोग भी हमारे जो है, जो आपके पेरेंट्स है वो भी, आप अगर घर में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे तो खुश रहेंगे, उनकी भी चिंताएं जो है कम हो जाएगी। घर में रहकर पढ़िए, अपने मित्रों के साथ में सारे वीडियो शेयर कीजिए और पढ़ लिख कर और एकदम समय के साथ में तैयार रहिए, ताकि कभी भी जब आपको आगे जाके परीक्षा देने का समय आए तो कहीं ऐसा ना हो कि तैयारी नहीं हुई है करके, और अच्छी तरीके से तैयारी करके आप रहिए, इसी उम्मीद के साथ में। धन्यवाद, नमस्ते।